आज हम एक बड़ी दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहेली 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश के मामले से निकली है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया जिसमें इस मामले के 7 आरोपियों में से 5 को तो जमानत मिल गई, लेकिन 2 को नहीं मिली। हाँ, और यही बात इस पूरे मामले को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाती है। सही बात है। और देखिए, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला है और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। एक ही एफआईआर, एक ही साजिश का आरोप, फिर भी कुछ को राहत और कुछ को इनकार। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इस पहेली का जवाब छुपा है उस बारीक लकीर में जो अदालत ने एक तरह से सोचने वालों और करने वालों के बीच खींची है। अच्छा, आज हम यही समझेंगे कि यूएपीए जैसे सख्त कानून, मौलिक अधिकारों और हर आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका के बीच अदालत ने संतुलन कैसे साधा। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले उस सबसे बड़ी दीवार की बात करते हैं जिससे इन आरोपियों को टकराना पड़ा, यूएपीए कानून। हाँ। एक तरफ ये लोग मतलब लगभग 4 साल से जेल में बंद थे और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल था, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का आधार है। बिल्कुल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हाँ, और दूसरी तरफ था यूएपीए, एक ऐसा कानून जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो ये टकराव ही इस केस के केंद्र में है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें यूएपीए की धारा 43D5 को समझना होगा। ठीक है। ये धारा आम कानून से बिल्कुल उल्टी चलती है। मतलब आमतौर पर तो हमारे कानून का सिद्धांत है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद। हाँ, लेकिन यूएपीए सिद्धांत को पलट देता है। यहाँ अगर अदालत को पहली नजर में, जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, हाँ, प्राइमा फेसी, अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सच हो सकते हैं तो फिर जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन बन जाता है। तो अभियोजन पक्ष की कहानी में पहली नजर में दम लग रहा है। एकदम सही। ये सबूतों की कोई बहुत गहरी जांच नहीं है। अदालत इस स्टेज पर ये नहीं देखती कि गवाह कितना सच्चा है या सबूत कितने पक्के हैं। वो सिर्फ ये देखती है कि जो मटेरियल पुलिस ने पेश किया है, जैसे कि गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, बिल्कुल, क्या वो सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे आरोप सच लगे। अच्छा। और अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता, खासकर यूएपीए के मामले में। तो फिर आधार क्या है? आधार है हर आरोपी की भूमिका। उसको अलग अलग तौलना होगा। और यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प और कह सकते हैं सामने आता है। प्रोसिक्यूशन का केस सिर्फ दंगे भड़काने का नहीं था, नहीं, कृत्य थी। ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। मतलब विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम, इन्हें आतंकवादी कृत्य कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल इस केस की आत्मा है। यूएपीए की धारा 15 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बम, बंदूक, धमाकों की तस्वीर आती है। बिल्कुल। लेकिन इस कानून की परिभाषा बहुत बहुत व्यापक है। इसमें ऐसे काम भी शामिल हैं जिनका मकसद देश की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना हो। ठीक है। और इसी में एक लाइन है जो इस केस के लिए बहुत अहम है, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करना। अच्छा, तो प्रोसिक्यूशन ने चक्का जाम को इस लाइन से जोड़ा। हाँ, उनकी पूरी दलील इसी पर टिकी थी। क्या दलील थी? उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में एक सुनियोजित तरीके से चक्का जाम करके शहर को ठप करने की योजना बनाना, यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बसें, ऑफिस जाने वाले लोग, इन सबको बाधित करने की एक साजिश थी। अच्छा। उनका तर्क था कि इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में डर और अव्यवस्था का माहौल पैदा करना था, और ये यूएपीए की इस परिभाषा के तहत एक आतंकवादी कृत्य है। और बचाव पक्ष ने क्या कहा? जाहिर है, बचाव पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो कानूनी चौकटा तो बहुत सख्त है। बहुत। लेकिन फिर भी 5 लोगों को जमानत मिल गई। इसका मतलब है कि अदालत ने सबको एक ही नजर से नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। तो वो क्या मुख्य बिंदु था जिसने इस पूरे फैसले की दिशा ही बदल दी? वो मुख्य बिंदु था किरदारों का वर्गीकरण। किरदारों का वर्गीकरण? हाँ, अदालत ने अभियोजन पक्ष के ही दिए गए मटेरियल के आधार पर सभी आरोपियों को 2 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। अच्छा। और यहीं से जमानत का रास्ता कुछ के लिए खुला और कुछ के लिए बंद हो गया। ये दिलचस्प है। अदालत ने इसे एक तरह से गाड़ी की तरह देखा। कुछ लोग वो थे जो इंजन थे, जो गाड़ी को दिशा और ताकत दे रहे थे, और कुछ लोग पहियों की तरह थे। गाड़ी चलने के लिए जरूरी, लेकिन वो सिर्फ इंजन के निर्देशों पर ही चल रहे थे। इंजन और पहिए,
ये समझने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो कौन थे इंजन और कौन थे पहिए? अभियोजन के दावों के अनुसार अदालत ने पहली श्रेणी यानी इंजन में उमर खालिद और शर्जील इमाम को रखा। अच्छा, मुख्य साजिशकर्ता। हाँ, इन्हें वैचारिक और मुख्य साजिशकर्ता माना गया। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने कथित तौर पर इस पूरी साजिश की वैचारिक नींव रखी, उसकी रूपरेखा तैयार की। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी यानी पहियों में बाकी 5 आरोपी आए। गुल्फिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। इन्हें क्या माना गया? इन्हें अदालत ने स्थानीय स्तर का सहायक और जमीनी कार्यकर्ता माना। इन पर आरोप था कि इनकी भूमिका भीड़ जुटाने, पैसों का इंतजाम करने और ऊपर से मिले निर्देशों को लागू करने तक सीमित थी। तो अदालत का नजरिया ये था कि ये लोग फैसले नहीं ले रहे थे, बल्कि फैसलों पर अमल कर रहे थे। बिल्कुल। चलिए अब इस वर्गीकरण को और गहराई से समझते हैं। इंजन यानी उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी जमानत खारिज क्यों हुई? शर्जील इमाम से शुरू करते हैं। अदालत को उनके खिलाफ ऐसा क्या मिला? शर्जील इमाम के मामले में प्रोसिक्यूशन ने उनके कई भाषणों को आधार बनाया। खास तौर पे वो भाषण जिसमें दिल्ली में चक्का जाम करने और असम को देश के बाकी हिस्से से काटने की बात कही गई थी। अच्छा। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को ये भी बताया कि शर्जील ने ही मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू यानी MSJ नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। और वो ग्रुप क्यों अहम था? उनके अनुसार ये ग्रुप इस पूरी साजिश के शुरुआती कोऑर्डिनेशन का एक अहम मंच था। शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन को शुरू करने में भी उनकी मुख्य भूमिका बताई गई। लेकिन शर्जील इमाम तो दंगे शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा? ये एक बहुत अहम दलील थी, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। क्यों? अदालत का नजरिया ये था कि उनकी भूमिका साजिश की नींव रखने और तैयारी करने वाली थी। भले ही वो अंजाम के वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर साजिश का बीज उन्होंने ही बोया था। मतलब उनके भाषण और गतिविधियां सिर्फ विरोध प्रदर्शन का आवाहन नहीं थे? अदालत के मुताबिक नहीं, वो एक सोची समझी योजना के तहत शहर में अव्यवस्था फैलाने की तैयारी का हिस्सा थे। और ये UAPA के तहत प्राइमा फेसी आरोप को सच मानने के लिए काफी था। ठीक है। और उमर खालिद के बारे में अदालत का क्या नजरिया रहा? प्रोसिक्यूशन ने उन्हें साजिश का वैचारिक कर्ता धरता यानी आइडियोलॉजिकल पिवट कहा है। इसका जमीन पर क्या मतलब निकला? उमर खालिद के मामले में प्रोसिक्यूशन ने उन्हें साजिश के केंद्र में बताया। उन पर आरोप था कि वो कई खुफिया बैठकों में शामिल थे जहां विरोध की रणनीति तय हो रही थी। अच्छा। फैसले में एक सुरक्षित गवाह के बयान का जिक्र है, जिसके अनुसार एक मीटिंग में उमर खालिद ने ही धरना और चक्का जाम के बीच का रणनीतिक फर्क समझाया था। क्या फर्क समझाया था? उन्होंने कथित तौर पर कहा कि धरना शांतिपूर्ण होता है, लेकिन चक्का जाम में हिंसा की संभावना होती है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए यही करना होगा। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने उनके अमरावती में दिए गए भाषण को दंगों के समय से जोड़ा। अच्छा। ये भाषण तब दिया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि ये समय जानबूझकर चुना गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो। तो अदालत ने इन सब कड़ियों को जोड़कर देखा। खुफिया बैठकों में उनकी कथित मौजूदगी, उनकी वैचारिक भूमिका, गवाह का बयान और भाषण का समय, इन सब को मिलाकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि पहली नजर में उनकी भूमिका एक योजनाबद्ध साजिश में केंद्रीय लग रही है। मतलब एक आयोजक की, सिर्फ भागीदार की नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अदालत ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला साफ है कि अदालत उन्हें साजिश के इंजन के तौर पर देख रही है। लेकिन अब मुझे ये समझने में ज्यादा दिलचस्पी है कि बाकी 5 लोगों की भूमिका में ऐसा क्या फर्क था कि अदालत का नजरिया उनके लिए पूरी तरह बदल गया। राइट। चलिए शिफाउर रहमान और मीरान हैदर की बात करते हैं। उन पर तो पैसे और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करने का आरोप था, जो किसी भी बड़े आयोजन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है। क्या फर्क है? उनकी भूमिका को अदालत ने सहायक या कार्यकारी माना, एग्जीक्यूटिव। अच्छा। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि ये लोग विरोध स्थलों के लिए पैसे जुटा रहे थे और दूसरे इंतजाम देख रहे थे। लेकिन क्या? लेकिन अदालत ने पाया कि अभियोजन के ही पेश किए गए मटेरियल के हिसाब से ये लोग कथित तौर पर दूसरों से मिले निर्देशों पर काम कर रहे थे। वो खुद रणनीति नहीं बना रहे थे। नियत और जानकारी का है, जिसे कानून में मेंजरिया कहते हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि उन्हें पता था कि ये पैसा एक ऐसी साजिश के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसका अंतिम मकसद शहर में अव्यवस्था फैलाना था।
लेकिन अदालत ने ये नहीं माना। जमानत के स्तर पर अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ ऐसे सीधे सबूत नहीं हैं जो ये दिखाएं कि वो मुख्य साजिश का हिस्सा थे। तो उनकी भूमिका सिर्फ साजिश को जमीन पर उतारने में मदद करने वाली थी, ना कि उसे बनाने वाली। वो पहिए थे जो इंजन के इशारे पर घूम रहे थे। ठीक है। और बाकी तीन, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और गुलफशा फातिमा, उनकी भूमिका तो और भी ज्यादा जमीनी स्तर की लग रही है। हाँ, अदालत ने उनकी भूमिका को और भी ज्यादा स्थानीय और सीमित माना। कैसे? मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पर चांदबाग जैसे खास इलाके में काम करने का आरोप था, जैसे कि स्थानीय बैठकों में शामिल होना, लोगों को इकट्ठा करना, और एक मामले में सीसीटीवी कैमरे तोड़ने जैसा विशिष्ट काम करना। अदालत ने उनकी भूमिका को रणनीतिक नहीं माना। अच्छा। इसी तरह गुलफिशा फातिमा की भूमिका भी एक स्थानीय संयोजक की थी, जो जमीनी स्तर पर खासकर महिलाओं को विरोध प्रदर्शनों के लिए जुटाने जैसे कामों में शामिल थी। तो संक्षेप में इन पांचों के लिए अदालत का नजरिया ये था कि वो एक बड़ी मशीन के छोटे पुर्जे हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो मशीन को डिजाइन करने वाले या चलाने वाले नहीं थे। बिल्कुल। हाँ, अदालत ने पाया कि इन पांचों की भूमिका मुख्य साजिशकर्ताओं के निर्देशों को लागू करने वाली थी। इसलिए अदालत ने माना कि उनके खिलाफ यूएपीए की जमानत की सख्त शर्तें उस तरह से लागू नहीं होती जैसे कि ये मुख्य साजिशकर्ताओं पर होती हैं। सही बात है। और 4 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें और ज्यादा समय तक जेल में रखना जरूरी नहीं समझा गया। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे हाथ क्या लगता है? इस फैसले का असली मतलब क्या है? इस फैसले का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही साजिश के मामले में अलग अलग किरदारों के लिए कानून की अलग अलग व्याख्या कर रहा है। ये साजिश की योजना बनाने वालों और उसे जमीन पर उतारने वालों के बीच एक मोटी कानूनी लकीर खींचता है। और सबसे अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि ये 5 लोग बेकसूर हैं। अच्छा। वो कह रहा है कि यूएपीए जैसे सख्त कानून का हथौड़ा हर किसी पर एक जैसा नहीं चलाया जा सकता। मतलब? साजिश का विचार देने वाला और उस विचार पर काम करने वाला जमानत के स्तर पर 2 अलग अलग कानूनी व्यक्ति हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि यूएपीए के तहत भी अदालतें हर आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका की बारीकी से जांच करती हैं। यह फैसला एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकने वाले सिद्धांत को मजबूत करता है। बिल्कुल।